अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब ना ये आई चेंजेस वाला पार्ट है, लेकिन ये यहाँ से नहीं करना है, ये बाद में मैं आपको ना नोट से करवाऊँगी। अच्छा, अभी देखो सडन डेथ। सडन डेथ की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सडन डेथ क्या होती है? ऐसी डेथ जिसमें जब डेथ सर्टिफिकेट बनाया जा रहा होता है ना, तो किसी भी मतलब हमें डायरेक्टली डॉक्टर कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी कॉज ऑफ द डेथ किसी को नहीं कह सकता। मतलब उसे नहीं पता चल रहा होता कि इसका कॉज ऑफ द डेथ क्या था। ठीक है, वो किसी को भी कॉज ऑफ डेथ डिटरमाइन नहीं कर पा रहा होता, सर्टिफिकेट के ऊपर कोई भी कॉज ऑफ डेथ लिख नहीं पा रहा होता। जब आगे हम सर्टिफिकेट देखेंगे ना, तो उसमें सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट में ये लिखना होता है कि कॉज ऑफ डेथ क्या था। अब उस डॉक्टर को समझ नहीं आ रही होती कि कॉज ऑफ डेथ क्या था। ऐसा ही होता है, या तो हिस्ट्री इनसफिशिएंट होती है, या क्लिनिकल सिम्टम्स, या मेडिकल सुपरविजन, इनमें से कोई भी चीज़ इनसफिशिएंट होती है जिसकी वजह से नहीं पता चल रहा होता। अब ऐसी डेथ के केस में फिर ऑटोप्सी की जाती है, और फिर ऑटोप्सी से डेथ का कॉज डिटरमाइन किया जाता है। अब ये नेचुरल केस में भी हो सकता है, अननेचुरल केस में भी। और इससे रिलेटेड एक तो डेफिनेशन करनी होती है, एक ये टेबल करना होता है जो मैंने करवा दिया था। सर्टिफिकेशन ना ऐसा कुछ है नहीं इसमें, बस आपको पता होना चाहिए कि सर्टिफिकेशन में सबसे पहले लाइन में लिखनी होती है वो वाली कंडीशन, मॉर्बिड कंडीशन, जिसने डायरेक्टली डेथ काज करवाई है। उसके बाद वो वाली सेकेंड लाइन में लिखना होती है वो वाली कंडीशंस जिनकी वजह से ये मॉर्बिड कंडीशन हुई थी। मतलब सेकेंड वाले में लिखना होता है असल में उसको जो बीमारी थी, ठीक है, एंटीसीडेंट जो बीमारी थी, और ये जो फर्स्ट थी कॉज ऑफ डेथ, ये उस बीमारी की वजह से जो उसके साथ हुआ, जैसे उसे सेप्टिसीमिया हो गया या उसे पेरिटोनाइटिस हो गया, तो वो लिखना होता है कॉज ऑफ डेथ में। उसके बाद थर्ड में होता है अदर कंट्रीब्यूटरी कंडीशन, यानी अगर इन दोनों चीज़ों के साथ कोई और भी उसे बीमारी हो, कोई अदर कंट्रीब्यूशन हो, तो वो हमने लिखना होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब हम चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ से हमने करना है क्विकली रिवाइज, जल्दी। सबसे पहले थैनाटोलॉजी क्या थी? जी, साइंटिफिक स्टडी होती है डेथ के फिनोमेना की, साइंटिफिक स्टडी उसको थैनाटोलॉजी कहते हैं। ट्राइपोड ऑफ लाइफ में हमारे पास आती हैं तीन चीज़ें, सीएनएस, सीवीएस और रेस्पिरेटरी सिस्टम। तीनों में से कोई एक रुक गया तो डेथ होगी। डेथ होती है दो तरह की, सिस्टेमिक और क्लिनिकल डेथ। दूसरी होती है सेलुलर और ऑर्गेनिक डेथ। सिस्टेमिक डेथ कब होती है? जब इन तीनों में से कोई एक सिस्टम रुकता है और बंदे की डेथ होती है, उसकी ज़िंदगी खत्म होती है। सेलुलर डेथ क्या होती है? आहिस्ता आहिस्ता उसके टिश्यूज़ की डेथ होती है एनोक्सिया की वजह से, ऑक्सीजन डिप्रीवेशन की वजह से। अच्छा, फिर सस्पेंडेड एनिमेशन हमने पढ़ी थी। सस्पेंडेड एनिमेशन में जो बॉडी के वाइटल प्रोसेस है उनको इतना मिनिमम लेवल पे ले आते हैं कि वो क्लिनिकली परसेप्टिबल नहीं होते, लेकिन कंपैटिबल विद लाइफ होते हैं। इंसान की डेथ नहीं हुई होती, लेकिन अपेरेंट डेथ हो चुकी होती है। अब इसे वॉलंटरी भी किया जा सकता है, जो नॉर्मली कौन करते हैं? सेंस करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसे ये होती है इनवॉलंटरी कब होती है? जब किसी की डेथ हो इलेक्ट्रोक्यूशन, ड्राउनिंग या हाइपोथर्मिया की वजह से, एक्यूट इंटॉक्सिकेशन की वजह से। पोस्टमार्टम फिनोमेना कहते हैं वो सारी चेंजेस जो डेथ के बाद आते हैं कॉर्प्स में, डेड बॉडी में, उसे हम कहते हैं पोस्टमार्टम फिनोमेना। उसमें इमीडिएट होते हैं, अर्ली होते हैं, लेट होते हैं और वेरी लेट होते हैं। जो इमीडिएट होते हैं वो होते हैं जी, प्राइमरी फ्लेक्सिडिटी हो जाती है बॉडी की, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस हो जाते हैं, एसिस्टोल हो जाता है और चेस्ट मूवमेंट रुक जाती हैं। अर्ली में फॉल ऑफ टेम्परेचर था, जो कॉलिंग कर्व मैंने कराई थी आपको, देन हाइपोस्टेसिस था और रिगर मोर्टिस था। ठीक है, और एक आई चेंजेस थे। अच्छा, कॉलिंग कर्व्स जो है वो आपने क्या करनी है कि ड्रॉ करके देख लेनी है, वो बहुत अच्छी उधर बनी हुई है एनालिसिस। हाइपोस्टेसिस क्या? हाइपोस्टेसिस होती है पोस्टमार्टम स्टेनिंग, अपीयरेंस ऑफ रेड कलरेशन ऑन स्किन आफ्टर डेथ। रेड कलरेशन आ गई है, क्यों हुई थी? क्योंकि पुलिंग हो जाती है ब्लड की, ग्रेविटेशनल पुलिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड अकोमुलेट करता है कैपिलरीज में, कैपिलरीज डिस्टेंड कर जाती हैं, तो डिस्टेंड करती हैं तो वो नजर आना शुरू हो जाती हैं स्किन की सरफेस पे भी, इंटरनल ऑर्गन्स पे भी, जिसकी वजह से पर्पल रेड डिस्कलरेशन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं हाइपोस्टेसिस। अब हमारे पास उन एरियाज जिन पे प्रेशर होता है वेट ऑफ बॉडी की वजह से, वहाँ पर हाइपोस्टेसिस नहीं होती। ठीक है, और हाइपोस्टेसिस 2 to 3 डेज, हाइपोस्टेसिस वैसे 30 मिनट्स के बाद ही डेवलप होना शुरू हो जाती है, और 2 to 3 डेज में ये फिक्स होती है। यानी फिर अगर बॉडी की पोजीशन डेड बॉडी की चेंज भी कर दो तो ये ख़त्म नहीं होती। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि रेड ब्लड सेल डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं 2 to 3 डेज में, और पिगमेंट रिलीज हो जाता है। एस्फेक्सिया की वजह से अगर हो तो साइनोटिक टिंज मिलता है। अगर एनिलीन हो तो मैंने AB से कहा था, याद रखना कि ब्राउन कलरेशन होती है ना हाइपोस्टेसिस में। कार्बन मोनोक्साइड हो तो चेरी रेड, और अगर हाइड्रोसाइनिक एसिड हो तो पिंक। रिगर मोर्टिस क्या होता है जी? रिगर मोर्टिस होता है स्टिफनिंग हो जाते हैं मसल्स की। ठीक है, और वॉलंटरी मसल्स की भी और इनवॉलंटरी दोनों की होती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि डेथ के बाद ATP जो है सेल के, वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। होता है कि एक्टिन और मायोसिन दोनों स्टिफ हो जाते हैं और जेल बना देते हैं, उसको हम रिगर मोर्टिस कहते हैं, क्योंकि सारे मसल्स स्टिफन हो जाते हैं। 3 इसकी फेजेस थे, इनिशियल डेवलपिंग, देन स्टेटिक फेज था, देन पासिंग ऑफ फेज था। तीनों को मिलाकर अगर देखें तो टोटल 4 to 6 आवर लगते हैं समर में, और 10 to 12 आवर लगते हैं विंटर में। कैटाबोलिक स्पैज़म क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीमोटम फिनोमिना था। रिगर मोर्टिस पोस्टमार्टम होता है, और ये एंटीमोटम फिनोमिना। इसमें स्टिफनिंग होती है, लेकिन सर्टन ग्रुप ऑफ मसल्स की, सबकी नहीं होती। स्पेसिफिकली उनकी होती है जो एक्शन में थे एट द टाइम ऑफ डेथ। अच्छा जी, लेट चेंज क्या है? अर्ली चेंज पढ़ लिए। लेट चेंज में आता है पुट्रीफिकेशन, जिसको हम डीकम्पोजिशन भी कहते हैं। इसमें 2 चीज़ें होनी होती है, एक तो सॉफ्ट टिश्यूज़ की रोटिंग होनी होती है, और दूसरा हमारे पास जो
इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन्होंने डिकम्पोज होना है, किस में, स्मॉलर कंपोनेंट्स में, ठीक है। अच्छा, कैस्पर डिक्टम क्या था ये मैंने नहीं बताना, आप खुद सोचें, पुट्रिफिकेशन से रिलेटेड था, ये बता देती। अच्छा, पुट्रिफिकेशन में ऑटोलाइसिस होती है, पुट्रिफिकेशन होती है ऑटोलाइसिस की वजह से और बैक्टीरियल एक्शन की वजह से। ऑटोलाइसिस की होती है डेथ के बाद सेल से एंजाइम रिलीज होते हैं, इसलिए बैक्टीरियल एक्शन, बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, इकोलाई था, स्ट्रेप्टोकोकाई विरिडेंस था, स्टेफिलोकोकाई था, और सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो वेल्काई था, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम वेल्काई। ये कहाँ से आए थे, बोवल से आए थे, स्पेसिफिकली सीकम से आए थे। और ये हमने डायग्राम देखी थी कि यहाँ से राइट साइड ऑफ एब्डोमेन सीकम से स्टार्ट हो रहा था, देन ऊपर जा रहा था, इधर जा रहा था, इधर, तो वो आपने याद रखनी है चीज़, ठीक है। अच्छा, पुट्रिफिकेशन में जो है स्टेजेस इसकी फर्दर थी, मार्बलिंग स्टेज थी, स्किन स्लिप स्टेज थी और ब्लोटिंग स्टेज। मार्बलिंग स्टेज में क्या था, डिस्कलरेशन हो रही थी, जिसमें मैंने डिस्कलरेशन कैसे बताई थी, ग्रीनिश कलर बन रहे थे सल्फरेटेड हाइड्रोजन की वजह से, देन ब्लैकिश कलर बन रहा था, ठीक है। और इवेंचुअली क्या होता, जब ये सारी स्टेजेस गुजर गई थी, स्किन स्लिप में क्या था, एपिडर्मस सेपरेट हो गई थी डर्मस से, ब्लोटिंग में क्या था, गैसेस जमा होती जा रही थी, इवेंचुअली एब्डोमेन बस्ट कर गया, तो इंटरनल ऑर्गन्स की डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गई थी। इनको फर्दर डिवाइड किया था, अर्ली जो डिकम्पोज होते थे, जो लेट, वो जो टेबल करना था। इन्फेस्टेशन बाय हाउस फ्लाई, ये सारा प्रोसेस आप खुद सोचें, मैं नहीं करा रही। अच्छा, मैसेरेशन, मैसेरेशन में क्या होता था कि जब फीटस की अगर डेथ होगी और वो वोम में रहा है कुछ देर डेथ के बाद, ठीक है, तो उसमें क्या होते थे, कुछ चेंजेस आ जाते हैं, फिजिकल चेंजेस, जो कि एसेप्टिक ऑटोलाइसिस की वजह से आता है, उसको मैसेरेशन कहते हैं। और इसकी हमने देखा था कि स्वीटिश ऑर्डर थी, और मैसेरेशन में जो है वो कंटोर वगैरह मेंटेन नहीं रहता, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाता है सारा। अच्छा, उसके बाद वेरी लेट चेंजेस में क्या था, ममीफिकेशन थी और एडिपोसिव फॉर्मेशन। ममीफिकेशन में क्या था, ड्राइंग होती है टिश्यूज़ की और हार्डन हो जाती है, ब्राउन कलर हो जाता है, ठीक है, और कंटोर मेंटेन रहता है। एडिपोसिव में भी कंटोर मेंटेन रहता है। एडिपोसिव का मतलब होता है फैट या वैक्स। इसमें क्या होता है, फैटी टिश्यू की डिकम्पोजिशन होती है, और फैटी टिश्यू जो है वो सॉफ्ट ग्रेइश वाइट क्रम्बली ग्रीसी मटीरियल बना देते हैं, ठीक है, ग्रीसी ग्रीसी मटीरियल। आई चेंजेस ये वहाँ पर नहीं किए थे, यहाँ पर अच्छे से करने हैं। अच्छा, आई चेंजेस ना तीन तरह के आते हैं, कॉर्निया में आते हैं, स्क्लेरा में आते हैं और रेटिना में आते हैं। कॉर्निया में तो हैजीनेस होगी ना, टेम्परेरी हैजीनेस होगी, फिर परमानेंट हैजीनेस हो जाएगी। जब परमानेंट हैजीनेस हो जाएगी तो मिल्की और ओपेक बन जाएगा कॉर्निया, ठीक है। स्क्लेरा में क्या होते हैं, स्क्लेरा जो है ना वो ब्राउनिश हो जाता है, ब्राउनिश हो जाता है, जिस जगह से वो ब्राउनिश हो रहा है उस जगह को हम कहते हैं टेकिस नोरिस, ठीक है, टेकिस नोरिस। और इसकी फुल डेवलपमेंट 3 to 4 आवर्स में हो जाती है स्क्लेरा में, ये जो ब्राउनिश है। रेटिना में ना चेंजेस को आवर्स पे डिवाइड किया, पहले फर्स्ट 3 आवर्स में क्या चेंजेस है, नेक्स्ट 3 आवर्स में, नेक्स्ट, इस तरह से पूरे 12 आवर्स के चेंजेस बताए हैं। तो फर्स्ट 3 आवर्स में ना सबसे पहले रेटिना पेल होता है, ठीक है, रेटिना तो पेल होता जा रहा है, लेकिन जो पीछे कोरोइड वास्कुलर पैटर्न बना होता है ना सारा, वो इंटैक्ट है अभी, उसको कुछ नहीं हुआ, वो रेड रेड है। लेकिन जब नेक्स्ट 3 आवर्स आते हैं ना, तो ये जो बैकग्राउंड था, जो यहाँ पर रेड रेड था, अब उसमें क्या वो पेल होना शुरू हो गया, ठीक है, क्योंकि ब्लड वेसल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। उसके बाद जब नेक्स्ट 3 और आएंगे ना, तो तब क्या होगा, ऑप्टिक डिस्क फेड अवे होना शुरू हो गई, ऑप्टिक डिस्क की आउटलाइन फेड अवे होना शुरू हो गई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि अब ऑप्टिक डिस्क भी फेड अवे होना शुरू हो गई है, और अब सिर्फ लार्ज वेसल्स नजर आ रही हैं, बैकग्राउंड येलोइश होना शुरू हो गया, ग्रेइश येलो। कौन सा बैकग्राउंड, जो यहाँ पर मैंने कहा था कि रेड रेड ही रहता है कोरोइडल वेसल्स की वजह से, यहाँ पर मैंने कहा था कि पेल होना शुरू हो गया है, और थर्ड स्टेज में देखो पेल की बजाय वो ग्रेइश येलोइश हो गया है। फोर्थ स्टेज में क्या हुआ है कि ग्रेइश येलोइश जो है पेरीफ्री तक चला गया है, पेरीफ्री तक फैल गया ये वाला कलर। 12 आवर्स पूरे हो गए, 4 into 3 क्या होता है 12, तो 4 स्टेजेस हमने पढ़ी, 12 आवर पूरे हो गए। आफ्टर 12 आवर क्या होगा, जितने भी ट्रेस थे डिस्क के या रेटिना के वो सारे डिसअपीयर हो गए, और अब सिर्फ ब्राउन मैक्यूला नजर आ रहा है। आई चेंजेस आप लोग इसी तरह से लिख लेना किसी जगह पर और याद कर लेना, एनआरए पे थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं।